जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्रशांत जाटव, सुभी मिश्रा, विकास डेढ़ा, वर्तिका, बादल शर्मा, आराधना, ज्योति, अक्षय, उपेंद्र, रोहित कश्यप, दीप्ति, शिवम, नरेंद्र, श्वेता यादव, प्रेम सुख, आंचल, हरीश, दीपक, राणा, मनीषा सिंह, अभिषेक यादव, किट्टू, रागनी गुप्ता। जय हिंद भैया, जय हिंद गुड़िया। तो अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखते होंगे और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ में क्लास को शुरू करते हैं भैया। कहाँ पर आपका हम लोग पढ़ रहे थे आपका विदेशी शक्तियों का आगमन। कल छोटी सी क्लास हुई जिसमें मैंने आपको पढ़ाई सिर्फ कौन, पुर्तगाली भारत में आई। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया है। उससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं और आगे में आज हमारा जो मुख्य टारगेट होगा वो होगा अंग्रेजों को समझने। तो यहाँ ध्यान से समझना है, 1661 में क्या होता है, 1661 में 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी एक, इस पुर्तगाली राजकुमारी क्या नाम है, कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई और चार्ल्स सेकंड को मिला भैया दहेज में क्या, बम्बई। आप सोचेंगे भैया ऐसा दहेज काश हमें भी मिलता, एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पूरी दिल्ली दहेज में मिल जाए। तो जो लोग दहेज प्रथा के एकदम खिलाफ होंगे वो भी तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं जी, लास्ट दहेज ये ले लेते हैं। ठीक है। तो दहेज में मुंबई मिल गई थी किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बम्बई मिली और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे बाद में किराए पर दे दिया था, 10 पाउंड वार्षिक का किराया। इतने कम रुपए में, हाँ जी, 10 पाउंड के एनुअली रेंट पर, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में दे दिया गया था। ठीक है, बड़े आराम से नोट्स बनाया करें आप। दूसरी लाइन नोट करोगे, 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। किसने छीन लिया, डचों ने। यानी कि ये जो श्रीलंका था ये अब तक किसके हाथ में था, ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। पुर्तगाली भारत में पहले आए तो ये पुर्तगाली नियंत्रण में था। तो पुर्तगालियों से ये किसने छीन लिया, हम सीधी सी बात है पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डचों ने छीन लिया। और डच कहां से आए थे, हॉलैंड से, नीदरलैंड से आए थे। ठीक है, इतनी बात नोट कर ली। 1659 में जो श्रीलंका पुर्तगालियों के अधिकार में था उसको कौन अपने कब्जे में कर लेता, डच लोग। क्या बोलोगे, डच आए आपका। अच्छा, डच भारत में कब आए थे, डच आए थे भारत में 1596 में, याद रखेंगे 1596 में। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या बोलेंगे, डच भारत में आए आपका पहली बार कब, 1596 में। पहले धीरे धीरे व्यापार करते रहे और इतने मजबूत हो गए 100 साल में कि पुर्तगालियों को ही टक्कर देने लग गए। ठीक है, तो यहां पर हम डचों के बारे में पढ़ते हैं, नोट करेंगे। पहला डच यात्री कौन है, कार्नेलिस द हाउटमैन है, जो 1596 में आया था, 1596 में आया था। बिल्कुल भैया। हाँ, अजीत सिंह जी कह रहे हैं सर जी ये हुक्का की खोज पुर्तगालियों ने की है, भारतवर्षियों का जुगाड़ था। ये सही है भैया। ये जो हब्बल बब्बल है ना, हब्बल बब्बल कहते हो जिसको आप, ये जुगाड़ भारतीयों का है। कुछ लोग इसको अरबियों का बताते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मार लेते हैं हुक्का, इसको अरबियों का बताते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये अरबियों का नहीं है, दरअसल में भारत की ही देन है। चलो भाई, तगड़े तगड़े आविष्कार इंडिया में हुए हैं, कभी ऐसे हल्के में समझ रहे हो। कार्नेलिस द हाउटमैन कब आया, 1596 में आया। ठीक है, इन्होंने, जो डच लोग हैं जो नीदरलैंड के हैं, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, ये 1605 में खोली। कब खोली, 1605 में। अच्छा, मुझे कल के प्रश्न का जवाब देंगे, जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष में खोली थी। ये प्रश्न आपका कल का पास्ट क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, दूसरी फैक्ट्री की बात करेंगे। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में खोली। तीसरी आपका यानी केरल में,
तीसरी आपका सूरत गुजरात में, और चौथी इन्होंने कराईकल यानी कि केरल क्षेत्र में खोली, जो ये आपका पुडुचेरी माहे के पास वाला क्षेत्र था। क्या बोलेंगे? 1645। तो ये पहली फैक्ट्री जरूर याद रख लेनी है आप लोगों को, पहली फैक्ट्री जरूर याद रख लेनी है, ठीक है। तो डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली? 1605 में। और लिख लेना, डच कंपनी की जो स्थापना हुई, डच कंपनी की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चे 1602 में। क्या बोलोगे? 1602 में। डच कंपनी की स्थापना कब हुई? वो 1602 में हुई थी। अच्छा, ये डच किसके खिलाफ मारे गए? डचों को भैया वेदरा के युद्ध में पलायन करना पड़ गया, भागना पड़ गया, अंग्रेजों ने इनको वेदरा के युद्ध में हरा दिया था। ये वेदरा किसके पास पड़ता है? कलकत्ता के पास पड़ता है। अब ये बात आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या बोलेंगे? कलकत्ता। ज्यादा बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है जी? ज्यादा बताने की आवश्यकता यूं नहीं है क्योंकि 1757 प्लासी का युद्ध में आपको पढ़ा चुका हूं, और प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल में जो प्रभाव आ गया था वो अंग्रेजों का आ गया था। तो वहां पर जो इनकी फैक्ट्रियां थी वहां डचों को बहुत बुरी तरह से मारा गया और हराया गया। तो वहां से क्या हो गया, आपका जो डच लोग थे वो भागना चालू हो गए। तो समझ रहे हैं, डचों के बाद में डचों के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न एक ही पूछा जाता है, पहली फैक्ट्री या फिर पहला डच यात्री या इनकी डच कंपनी कब बनी थी। ये 3 प्रश्न आप लोगों को मार्क करके रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम, तीसरी शक्ति कौन आई भारत में? तीसरे विदेशी आए भारत में, अंग्रेज। पहले पुर्तगाली, फिर डच, और तीसरे कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज किस तरह भारत में आए, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजों के आने के लिए प्यारे बच्चे नोट करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो यूरोप भैया जी यहाँ स्थित है, और भारत कहाँ स्थित है? इधर स्थित है। तो यहां से आप दिशा रूपांतरण अगर करते हैं तो क्या बोलेंगे? भारत के पूर्व में है यूरोप, सॉरी भारत के पूर्व में नहीं, यूरोप के पूर्व में भारत है। भारत कहाँ है आपका? इंडिया कहाँ है? तो ये ईस्ट के लिए इन्होंने बोला कि भाई ईस्ट में तुमको जाकर के व्यापार करना है। ईस्ट में व्यापार करने के लिए, ईस्ट में भी कहाँ? इंडिया की तरफ व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए इसको कहा गया। क्या बोलेंगे? पूर्व के देशों के साथ व्यवहार, पूर्व के देशों के साथ व्यापार, बिजनेस करने के लिए स्थापना होती है। सन 1600 में स्थापना हुई। कोई दिक्कत? अच्छा, उस समय ब्रिटेन की एक महारानी थी एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ ने एक 15 वर्षों का चार्टर, चार्टर का मतलब होता है भैया जी घोषणा पत्र, एक घोषणा की, एक डिक्लेरेशन इन्होंने किया, घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए घोषणा पत्र दे दिया, अधिकार दे दिया, ठीक है जी। प्रशांत अवस्थी जी, ठीक है। तो व्यापार के लिए कितने वर्षों के लिए? शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए आपका भैया बोलेंगे जो चार्टर मिला? 15 वर्षों के लिए। क्या बोलेंगे? 15 वर्षों के लिए। लेकिन क्या होता है, 1615 में स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित समय के लिए कर दिया। किसने कर दिया? बोलो भी फटाफट से। स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित समय के लिए कर दिया। आए बोले भैया जब तक आप राजा को पैसे देंगे तो आपको भैया बिजनेस में कोई अड़चन नहीं आने की है। किसने किया ये थे स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम। क्योंकि भैया राजशाही चलती है ब्रिटेन में, आप लोग देखते होंगे अभी चार्ल्स थर्ड बने हैं ना, चार्ल्स थर्ड अभी बन गए महारानी के मरने के बाद में, तो यहां पर राजशाही चलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष वालिया जी कह रहे हैं एलिजाबेथ मेरी बुआ जी थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे भाई चाची बना लेते, रिश्ता जब भी ठीक लगता, फिर तुम्हारे फूफा भी होंगे क्या? कोई दिक्कत? इस वाली स्लाइड में आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, बस आप लोग समझे, रिवीजन होगा एक। हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, और मैंने आपको बताया था जहांगीर के दरबार में आकर के इसने उससे उर्दू में बात की। उसने बोला कि ये गोरा गोरा किसको बोल रहा है? गोरा बोल रहा है उर्दू को, तो इसको इंग्लिश खान कह दिया था। क्या बोल दिया था? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मुगल दरबार में 1609 में, ये नोट मत कर लेने लग जाना,
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। थम्स अप करें जिन बच्चों को पता है कि ये मुगल शासन में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है जी साहब। तो इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 जात का मनसब इनको बना दिया। मनसबदारी प्रथा जो अकबर के समय थी, वही जहांगीर के समय इसको सम्मान दिया गया। ठीक है। हॉकिंस 1611 में वापस चला गया। ये वापस क्यों चला गया? ये दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भेजा था, लेकिन वापस क्यों चला गया? क्योंकि दाल नहीं गल पाई और पुर्तगालियों की तरफ ज्यादा पक्ष था जहांगीर का। इन्होंने बोला पहले पुर्तगालियों का इंतजाम बांधो तब कुछ करेंगे। तब पुर्तगालियों के इस इंतजाम को बांधने के लिए 1611 में मिडल्टन को भेजा। इसने स्वाली के वार में किसको? पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगालियों को हराया और पुर्तगालियों को हराने के बाद में तब जहांगीर को लगा, अरे यार ये आदमी भी मजबूत है, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था अब तक कि पुर्तगालियों में जान है। तो इसने 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोली। 1613 में इसको क्या बोलेंगे? स्थाई खोल लिया। तो ये वाला पेज आप लोग मत लिखना, है ना। ये बातें हम कहाँ लिख चुके हैं? जहांगीर में। अंग्रेज आगमन है। 1615 में थॉमस रो आया, जिसको किसने भेजा था? जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। क्या बोलेंगे? जेम्स फर्स्ट ने भेजा था और ये कामयाब हुआ व्यापार के लिए आदेश लेने में। ठीक है। 1633 में बालासोर, लेकिन यहां टैक्स से व्यापार कर रहे हैं। एक फर्रुसियर मूर्ख आएगा मुगलों का जो कर मुक्त व्यापार करा देगा, बोला टैक्स फ्री है सब कुछ, थोड़े से चंद रूपों में टैक्स फ्री, मैं आज ही बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बोलो भी फटाफट से। बोलो भाई फटाफट से। 1633 में इन्होंने फैक्ट्री कहां खोली? बालासोर उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। बहुत शानदार। रुद्र गुर्जर, गुरुजी अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें, आपकी कृपा से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं, अब दिल्ली पुलिस में भी हो जाओगे दोस्त। बोलेंगे फटाफट से। आप मेहनत कर रहे होंगे, अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए होंगे, आज फिर से आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौकरी लेने के बाद भी तैयारी करना। 1633 में बालासोर उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है जी। रागनी गुप्ता कह रही है बेपेंदी का लोटा था जहांगीर, कभी इधर कभी उधर। बहुत सही, आराम से, ये लिखना नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 1633 वाला जरूर लिख लेला। 1633 बालासोर उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली। तो अस्थाई कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर स्थाई कहाँ खोली? सूरत गुजरात में। ठीक है, और बोलो भाई फटाफट से। फिर बालासोर उड़ीसा में खोली व्यापारिक कोठी। आगे चलते। 1717 आते आते एक मुगलों का देख रहे, मुगलों ने इनके लिए क्या किया है। 1717 के आते आते ये फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया। क्या बोलेंगे? 1717 में किसने दस्तक जारी किया? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर जो गद्दी पर रहा था 1713 से 1719। आप लोगों को याद है, मैंने बोला अंग्रेज आए, इसके फोड़े का इलाज उन्होंने किया। क्या ये बात जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान से आगे आएंगे। दस्तक जारी किया। क्या बोलेंगे? इसके समय पर एक शिष्टमंडल आया था जिसके अध्यक्ष थे जॉन सैरमन, डॉक्टर हैमिल्टन जिसने इलाज किया था फर्रुखसियर का। ये बातें भी मैं आपको बता चुका। यहां दस्तक के बारे में आप चीजें नोट करेंगे। देखो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है दस्तक। दस्तक का क्या अर्थ होता है? दस्तक का मतलब होता है कर मुक्त व्यापार के लिए आदेश। कर मुक्त व्यापार के लिए आदेश। टैक्स फ्री, क्या बोलोगे? टैक्स फ्री कर दिया गया एकदम। कर मुक्त व्यापार के जो आदेश होते थे कि भैया इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स ना लेने के लिए अब ये खुश था क्योंकि इन्होंने फायदा उठाया इसका। अब ये कहता है एक काम करो, 10,000 रुपये वार्षिक दे दो एनुअली, और सूरत में तुम्हें जो करना है वो करो। क्या बोलोगे? बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत सही। जगमोहन राणा जी कह रहे हम उड़ीसा से हैं, बहुत गजब। तो 10,000 वार्षिक में सूरत के सभी टैक्स इसने माफ कर दिए। ठीक है, और 3,000 रुपए वार्षिक में क्या किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये अंग्रेजों को दे दिया, यानी जो मुगल क्षेत्र थे। बोला आप यहां पर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आपसे कोई अतिरिक्त पैसा या कोई और टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है सर जी, पहले आपने थॉमस बताया था, अब टॉमस बताया। पारुल बच्चा एक ही नाम है, थॉमस बोलो या टॉमस बोलो। ये जे थॉमसन के जैसा है, जिसको आप ईंट पर नाच से याद करते हो। ईंट पर टी से क्या बनता है? थॉमसन कैसे बन जाता है? तो THOMSO है। तो टी बोलो या फिर थे बोलो, एक ही बात है। थॉमस और टॉमस एक ही बात है बच्चे। ठीक है,
तो अंग्रेजों को भैया यहां लिखते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, प्लासी और बक्सर के युद्ध का कारण क्या था। तो दस्तक की ही वजह से अंग्रेजों की इतनी जरूरत बढ़ गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये किस चीज के लिए एकदम से तड़प उठे थे कि इस बंगाल को हम अपने नेतृत्व में करेंगे। इसी के लिए इन्होंने, इसी दस्तक की वजह से इनकी शक्तियां जो बढ़ी, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, आपका प्लासी की लड़ाई की 1757 में और बक्सर की लड़ाई की 1764 में। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, मेरी उंगली चटक गई है, ये कई महीनों से नहीं चटक रही थी उंगली। ये ऐसे ठुका हुआ हाथ है इधर से, बड़ी खुशी की बात है ये भी। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत। अच्छा, यहां याद रख लेना प्यारे बच्चे, छोटे फैक्ट है। अंग्रेजों के आगमन के साथ में डेनिस भारत में कब आए थे? 1616 में आए। ठीक है। पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी 1620 में खोली, ट्रैंकोबार में। फ्रांसीसी 1668 में आए। कब आए? 1668 में आए। और पहली फैक्ट्री क्या बोलेंगे, फ्रैंकोइस खोलो कैरो ने स्थापित की। कौन व्यक्ति है? फ्रैंकोइस कैरो ने स्थापित की। अच्छा जी। लेकिन प्यारे बच्चे, ये भारत आए हैं 1668 में। अगर इनसे पूछे ना इनकी कंपनी कब बनी थी, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है 1664। डेनिस की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया अर्पित कुमार जी, आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हैं। डेनिस कब आए थे? 1616 में। फ्रांसीसी कब आए थे? आपका 1668 में। और उनकी कंपनी उनके आने से पहले ही फ्रांस में ही बन गई थी। कहाँ बन गई थी? फ्रांस में ही उनकी कंपनी बन गई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलो। ठीक है। अच्छा, अब अंग्रेज भारत में तो आ गए भैया, अंग्रेज भारत में तो आ गए, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजों ने इसके लिए लड़ाइयाँ क्या क्या लड़ी। यहाँ महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक। तो इधर समुद्र की तरफ से, ध्यान रख लेना, कर्नाटक में समुद्र की तरफ से इन्होंने अपना अभियान किया, जिसको ये जीतते जीतते इधर आपका कर्नाटक से लेकर के इसको कहाँ ले गए? आपका क्या बोलेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे इसको? बोलेंगे भी फटाफट से, इसको ये कहाँ तक ले जाएंगे? फटाफट से बोलेंगे। तो जो कर्नाटक युद्ध हुए, आंगल कर्नाटक युद्ध, यानी सारे के सारे युद्ध किससे हुए होंगे? कर्नाटक राज्य से युद्ध हुए होंगे। किससे? कर्नाटक राज्य से युद्ध हुए होंगे। तो इस स्थिति को समझना बड़े आसान से, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है जो अंग्रेजों और कर्नाटक के बीच में, किसके बीच में? कर्नाटक के बीच में युद्ध हुए, आंगल कर्नाटक वॉर जिनको हम बोलते हैं, आंगल कर्नाटक युद्ध जिनको हम बोलते हैं। तो दरअसल में आंगल भी नहीं बोल सकते हम इनको, आंगल भी मत लिखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक्टिव रहेंगे, फ्रांसीसी भी इसमें एक्टिव रहेंगे। ठीक है। ये दरअसल में कर्नाटक युद्ध हुए मुख्य रूप से उत्तराधिकार के लिए, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी भी हैं और भारत में अंग्रेज भी है। तो ये किसके बीच की लड़ाई है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई है। किसके बीच की लड़ाई है? कर्नाटक युद्ध, समझ जाएंगे आप। अच्छा, कर्नाटक का एक नवाब था, नाम है अनवरुद्दीन। क्या बोलोगे? अनवरुद्दीन। कहाँ का नवाब था ये? बोलो भाई फटाफट से। पहले छोटी सी चीज समझे, जो कर्नाटक क्षेत्र था वहां का नवाब था अनवरुद्दीन। अच्छा, अंग्रेज इस समय थे या नहीं थे? बिल्कुल। अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था, जो मुख्यालय था, वो था मद्रास, चेन्नई। ठीक है जी। और अंग्रेजों का जो गवर्नर था यहां मद्रास में, इसका नाम था मोर्स। क्या नाम था? मोर्स इसका नाम था। ठीक है। या बोलेंगे ये किसकी तरफ से थे? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक कैसी कंपनी थी? ये आपका क्या बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। अच्छा जी, ठीक है। एक दूसरा पक्ष कौन सा है हमारा इन युद्धों का? वो है फ्रांसीसी, जिसका हेडक्वार्टर था आपका पांडिचेरी में। कहाँ था? पांडिचेरी में। और ये कैसी कंपनी थी? ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी? एक गवर्नमेंट कंपनी ये थी। कोई दिक्कत इस बात में भैया? यानी अब आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक वाला क्षेत्र तो ये रहा भैया,
ठीक है। इधर आपका पांडिचेरी में कौन थे? पांडिचेरी में इधर फ्रांसीसी थे। और इधर आपका तमिलनाडु मद्रास में कौन थे? यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर कौन लोग थे? यहां पर फ्रेंच लोग थे। और इधर कौन था? कर्नाटक में नवाब था अनवरुद्दीन। क्या? अनवरुद्दीन। सभी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यस, बड़े प्यार से बिजनेस चल रहा है। लेकिन ध्यान से देख लेना, ये जो मद्रास और पांडिचेरी थे, ये व्यापार के लिए ही तो मिले हुए थे इनको, लेकिन वास्तव में ये जो आते थे किसके प्रभाव क्षेत्र में आते थे? ये प्रभाव क्षेत्र में आते थे अनवरुद्दीन के, यानी कि कर्नाटक के अधीन थे। कौन कौन? पांडिचेरी भी और मद्रास भी। यानी कि ये जहां पर अपना बिजनेस कर रहे थे, ये दरअसल में क्षेत्र किसके अधीन था? ये कर्नाटक के नवाब के अधीन थे। कोई दिक्कत इस बात में? बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे चलेंगे। आंग्ल का क्या मतलब होता? आंग्ल का मतलब होता प्यारे बच्चे अंग्रेज। ठीक है, चलो आगे देखेंगे ध्यान से। अच्छा, अब इनके बीच जो ये युद्ध होंगे, 3 युद्ध होंगे। पहला कर्नाटक युद्ध कब चला? 1740 से लेकर के 1748 चला। ठीक है, कारण क्या था? देखो, जो पहले ये पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया में क्या सिर्फ ऐसा था? इस पूरी दुनिया में क्या भैया सिर्फ ऐसा था कि ये लोगों का जो, क्या बोलोगे, इन लोगों का जो शासन था आपका, वो अगर हम बात करते हैं, क्या क्या ऐसा था सिर्फ कि ये सिर्फ भारत में अपना राज कर रहे थे, या इनका और बाकी जगह भी था? यस और नो? तो आप कहेंगे इनके बीच में जो ये यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोग जितने भी थे, इनके बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये दुनिया में जहां कहीं भी, जैसे भारत के लिए ये लोग लड़ रहे थे सारी कंपनियां, ऐसे ही ये फिर अमेरिका के लिए भी लड़ रही थी। किसमें? यूएसए के लिए भी ये कंपनियां लड़ रही थी। इधर ब्राजील में, ब्राजील के लिए भी क्या बोलेंगे, आपका दक्षिण अमेरिका, ब्राजील के लिए भी ये कंपनियां लड़ रही थी आपस में। ठीक है, और ऐसे ही क्या बोलोगे, जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप के लिए भी ये कंपनियां आपस में क्या कर रही थी? लड़ाई कर रही थी। तो हर जगह विरोध होना तय था। क्या बोलेंगे? हर जगह विरोध होना तय था। तो इनकी लड़ाई सब जगह चलती थी, सब जगह। तो ऐसे ही क्या बोलोगे, ऑस्ट्रिया को लेकर के, यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया को लेकर के एक लड़ाई हो गई। किस किस के बीच? फ्रांस, फ्रांस और आपका, फ्रांस और आपका किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा समझो आपके किसी रिश्तेदार की उसके गांव में लड़ाई हो गई। 2 रिश्तेदार तो उस गांव में रहते हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही है, और उनके 2 रिश्तेदार आपके गांव में। तो आप क्या बोलचाल रखोगे? अरे जब फूफा को पता चलेगी कि भैया ऐसा बोलचाल तुम कर रहे हो, तो तुमसे रिश्तेदारी तोड़ देगा वो। तो ऐसा गुटबंदी होती है या नहीं होती? बिल्कुल हो जाती है जी। तो ऐसे ही इनकी लड़ाई मान के चलो यूएसए में चली, तो ये दोनों कंपनियां कि भैया यूएसए में हमारी लड़ाई चल रही है, तो यहां भी आपस में भिड़ गई। तो दरअसल में हुआ क्या था? इसका कारण था ऑस्ट्रिया युद्ध। भारत में इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रिया में इनकी जो लड़ाई हुई, उसको लेकर के ये यहां भारत में भी लड़ गए। भारत में भी लड़ गए, बोले हमारी लड़ाई वहां अमेरिका में भी चल रही है, तो यहां क्यों नहीं लड़ेंगे हम? ठीक है, चलो। अच्छा, इसका एकदम से कारण क्या हुआ? तात्कालिक कारण क्या हो गया भारत में लड़ाई का? एक अंग्रेज था बर्नोट, उसने 2 फ्रेंच जलपोतों को अपने कब्जे में लिया, लूटा और डुबा दिया, डुबा दिया। तो किसको नुकसान हुआ इसमें? फ्रेंच लोगों को नुकसान हुआ। फ्रेंच लोगों ने अपने पैसे मांगे, अपने पैसे मांगे, भैया इतना खर्चा लगेगा, हमारा इतना नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया तो क्या बोलेंगे भैया जी? क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत गजब। वेद प्रकाश कुशवाहा जी, आप जरूर पढ़ पाएंगे, बहुत शानदार। आप मेहनत करिए, आप पढ़ा पाएंगे। अंग्रेज बर्नोट ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। इसकी वजह से हुआ पहला पहला कर्नाटक क्या युद्ध हुआ। तो किस किस के बीच हुआ था ये? क्या बोलोगे? एक तरफ तो है फ्रेंच कंपनी और एक तरफ है वर्सेज में ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये पांडिचेरी था, देखो पांडिचेरी किसके साथ में है? फ्रांसीसियों के हाथ में। तो इस पांडिचेरी का जो गवर्नर था, 1741 में डुप्ले भारत आया था। डुप्ले बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, और कहते हैं कि जो ये भारत पर अंग्रेजों ने राज किया है ना, अंग्रेजों ने जो राज किया है,
अगर ये फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी ना होती और ये लोग डुप्ले को वापस ना बुलाते, तो आज भारत में आप इतिहास पढ़ रहे होते, फ्रांसीसियों का इतिहास। एक डुप्ले को वापस बुलाना क्या ले गया, फ्रांसीसियों के शासन को भारत में खत्म कर देगा और बल्ले बल्ले हो जाएगी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ध्यान से सुनना। तो बोलना पांडिचेरी जो ये जगह है, यहां पर कौन थे, आपका फ्रांसीसी थे। 1741 में इसी का गवर्नर बन के आया था डुप्ले। बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत आशावादी था, आशा रखता था, अंतिम समय तक लड़ता था। देखना ध्यान से। अच्छा, डुप्ले ने ला बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। मद्रास किसका था, अंग्रेजों का। ला बुडाने, जिसको ला बोर्दने भी भारतीय इतिहास में कहा गया है, इसने जो, देखे ध्यान से, मद्रास किसका था, अंग्रेजों का। तो इसने क्या कर लिया भैया, जब अंग्रेजों ने पैसे नहीं दिए जहाज के, तो इसने इसी मौके का फायदा उठाया डुप्ले ने, और ये मॉरिशस का गवर्नर था। मॉरिशस का गवर्नर कौन, ला बुडाने। ला बुडाने से बोला अंग्रेजों के इस मद्रास को छीनते हैं। ला बुडाने पावरफुल था, उसने जहाज भेजे किसकी मदद में, सैनिकों को भेजा डुप्ले की मदद में, और अंग्रेजों को इसमें घाटा हो गया, अंग्रेजों को युद्ध हारना पड़ गया। लेकिन ला बुडाने बड़ा चालाक था, उसको जितने भी लालच डुप्ले ने दिए, डुप्ले ने वो लालच पूरे नहीं किए। तो उसने 4 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के वापस से फिर से पक्ष में चला गया अंग्रेजों के, लेकिन फिर से डुप्ले ने उनको हराया। ठीक है, इतनी बात में देखना ध्यान से। सेंट टोमे का युद्ध, प्यारे बच्चे, आप ज्योग्राफी का प्रश्न यहां पूछते हैं, आप इकोनॉमिक्स का प्रश्न यहां पूछते हो, मत पूछो, मैं जवाब तब भी नहीं देने वाला हूं, है? मुझे पता होते तो मैं बता देता आपको। ऐसे समझ लिया करो ना, पता नहीं होगा, एक बार भेज दिया करो कमेंट, बात खत्म। भाई किसी भी विषय का थियोरेटिकल क्लास में थोड़ी पूछते हैं, रिसर्च कर लो तुम यार, पढ़े लिखे बच्चे। ऐसे मैं कुछ बताऊंगा, फिर कोई और बच्चा पूछेगा, फिर कोई और पूछेगा, वो बोलेगा किसी एक बच्चे का बता दिया, मेरा बताया नहीं, तो सबकी उम्मीदें बढ़ती है। मत पूछो, ऐसे डाउट हो इसका जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूछो। एक बच्चा कह रहा महाराणा प्रताप राणा सांगा जी की क्लास लो यूट्यूब पर, एक कह रहा है प्रश्न है पांडिचेरी 4 जगह पर क्यों बना, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा तुमने। चलो इधर देखें ध्यान से। तो डुप्ले ने क्या किया, लाल बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया, और भैया यहीं को बोलते हैं हम सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध 1748 में, क्या बोलोगे, 1748 में। अब ये सेंट टोमे कहां से आ गया, ये महफूज खान अनवरुद्दीन का बेटा कहां से आ गया, पैराडाइज ये फ्रांसीसियों की तरफ से कहां से आ गया, और इसी की हुई थी जीत, ये समझे। तो मैंने बोला कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था या नहीं था, बिल्कुल था जी। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा कि अनवर भैया तुम्हारे यहां हम लोग लड़ रहे हैं, तो आपको यह कहना चाहिए कि फ्रांसीसी, डुप्ले बड़ा चालाक है, पहले अंग्रेजों को हरा दिया, और फिर अंग्रेज जब विरोध करने का प्रयास में, तब कह रहा अनवरुद्दीन से कि तुमको अपने यहां इस इलाके में, ये कर्नाटक तुम्हारा है, यहां पर आपको लड़ाई नहीं होनी देनी चाहिए। वो डुप्ले की बातों में आ गया, कह रहा ठीक है नहीं होने देंगे लड़ाई। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसेज भिजवा दिया कि यहां पर कोई लड़ाई नहीं होगी। अब ये अनवर सोच रहा कि मैं डुप्ले तेरी साइड ही क्यों ले रहा हूं। तो डुप्ले ने कहा ये जो मद्रास मैंने छीना है ना, मद्रास, अब इसका, अब तक तो तुम्हें थोड़ा हिस्सा देते थे कौन, अंग्रेज, मैं इसका ज्यादा हिस्सा दूंगा, तुम्हें ज्यादा टैक्स तुम्हारे लिए मैं दूंगा, तुम्हारी मदद से हम लोग साथ में पैसा कमाएंगे। डुप्ले की बातों में आ गया अनवरुद्दीन, लेकिन जब इसने मद्रास को कब्जे में कर लिया तो पैसा नहीं दिया, और पैसा नहीं दिया तो भैया क्या हो गया, अब अनवरुद्दीन के लड़के इसके आगे एक्स लगा हुआ क्योंकि यह हार गया, महफूज खान, क्या बोलेंगे, महफूज खान, ठीक है। और क्या बोलोगे, साथ में आपका जीत किसकी हुई, फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था, वो पैराडाइस ने किया था। बात समझे, पहले युद्ध में पलड़ा किसका भारी है, फ्रांसीसियों का पलड़ा हमेशा भारी रहा अंग्रेजों पर। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी की सबसे बड़ी भूल क्या हुई, डुप्ले को वापस बुला लेना। डुप्ले होशियार नहीं था, डुप्ले बहुत इंटेलिजेंट था। आंसी सिंह प्रश्न कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया, ला बुडाने कौन है, बच्चा बता दिया। जैसे औपनिवेशिक बस्तियां थी ना, ऐसे ही मॉरिशस में अपॉइंट था ला बुडाने, ठीक है।
इसको स्पेनिश सहायता भी प्रदान थी, मजबूत था ये एकदम से। देखो ध्यान, नेक्स्ट, एक्सला सेपेल की संधि हुई जब पहला युद्ध खत्म हो गया। पहले युद्ध के खत्म पर क्या हुई? एक्सला सेपेल की संधि। क्या बोलोगे? एक्सला सेपेल की संधि। हम ऐसे करते थे एक्सला पेल को याद, पहले जब हम रटते थे। एक हो गया भैया, ये 7 हो गया, क्या करते थे? 1 7 4 और ये 8 हो गया। 1748 में हुआ था एक्सला सेपेल की संधि। तो 1748 में जब एक्सला सेपेल की संधि हुई, किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई। अंग्रेजों को मिला इसमें मद्रास और फ्रांसीसियों को मिला इसमें लुईवर्ग अमेरिका। है भैया, ये क्या बात हुई? अमेरिका कहां से आ गया? मैंने बोला ना, ये दुनिया में हर जगह लड़ रहे थे, तो इनके बीच एक संधि होती है एक्सला सेपेल, जिसमें हर जगह चल रहे इनके युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में तय करते हम नहीं लड़ेंगे, तो एक संधि कर ली, कौन सी? एक्सला सेपेल। तो फ्रांसीसियों का इंटरेस्ट किस में आया? उनको लगता था लुई वर्ग एक अच्छा इलाका है। फ्रांसीसी क्योंकि इस युद्ध में मजबूत थे, तो फ्रांसीसियों ने चुना किसको? लुई वर्ग को। और अंग्रेजों को क्या मिला? आपका मद्रास मिला। क्या बोलेंगे? अंग्रेजों को क्या मिला? इसमें मद्रास मिला था। ठीक है, चलो भाई। भैया जी पैराडाइज कौन है? पैराडाइज मेरे दोस्त, आपका मैंने बताया ना, फ्रांसीसियों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। भैया पहले पैसे की लड़ाई होती थी? बिल्कुल होती थी। पैसे के लिए राजा महाराजा लड़े हैं। अच्छा, पहला कर्नाटक युद्ध हो गया, दोनों के बीच में ये डील साइन हो गई कि हम एक दूसरे के बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चुपचाप बिजनेस करेंगे, चुपचाप। ध्यान से देखना है ना। दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ आपका, क्या बोलेंगे? अब तुमको एक बात समझनी होगी भैया, महाराष्ट्र में मराठे भी तो थे। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, विकास शर्मा जी ने, वो क्यों नहीं आए इनके बीच में? तो आप लोग सोचो, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 थे, और 1740 के उन्होंने क्या बोला था? साहू जी महाराज को बनाया था महाराज, लेकिन 1740 में उनकी मौत हो गई। इसका फायदा उठा रहे अंग्रेज। आप सोचो, एक इंतजार हो रहा था बाजीराव प्रथम का कि बाजीराव प्रथम के चलते ये नहीं हो सकता। बाजीराव प्रथम के बाद में घटनाएं शुरू हुई, क्योंकि उनके बाद के जो पेशवा हुए, जो छत्रपति हुए, वो बेहद कमजोर थे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलो भाई आगे आएंगे। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या हुआ? दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, हैदराबाद का निजामुल मुल्क था। हैदराबाद का कौन था? निजामुल मुल्क था। एक याद है आपको निजामुल मुल्क? मैंने आपको बताया था, एक आसफ जहां ने हैदराबाद में खुद को स्वतंत्र कर लिया था। याद है आपको ये बात? नहीं, मैंने आपको बताया था शहादत खान ने अवध में खुद को स्वतंत्र कर लिया था। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल में स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मनीष मिश्रा जी, अब बच्चे ये मेरी पीडीएफ ही लिखी हुई है हाथ की। ठीक है, ये मेरे ही हाथ के लिखे हुए नोट्स है, किसी और के नहीं है। चलो आगे आएंगे। यही नोट्स मैंने, कुछ बच्चे हों आप, कभी कोई बच्चा आपको मिले खाकी बैच में, हाथ से ही लिखवाया, बस आप लोगों के लिए प्रिंटेड है, सेम डिक्टो ऐसे ही लिखवाया गया है, डिक्टो एज इट इज। क्या बोलेंगे? दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 कब चला? ये तो 48 में खत्म हुआ, एक साल ही रुक पाए और आपस में फिर से लड़ गए। तो पूछा जाता पहले कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सेपेल की संधि हुई। कौन सी? एक्सला सेपेल की संधि हुई थी। ये बात आप लोग याद रख लेना। ठीक है, अब ये दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या हुआ? दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण हो गया कि कर्नाटक में इंटरेस्ट आ गया। अब किनका? कर्नाटक में इंटरेस्ट आ गया आपका हैदराबाद का। ध्यान से देखेंगे क्या। और इसके जो निजामुल मुल्क आसफ जहां है, इसका बेटा है, का पोता। निजामुल मुल्क जो है, इसका बेटा था नासिर जंग और उसका पोता था मुजफ्फर जंग। दोनों ने बोला अब हैदराबाद की गद्दी पर हम बैठेंगे। क्या बोलेंगे? हैदराबाद की। क्यों भैया, ये नहीं बैठा क्या गद्दी पे? भैया इसकी मौत हो चुकी है। आसफ जहां की जो मौत हुई ना, निजामुल मुल्क की, 1748 में इसकी मौत हो गई थी। 1748 में इसकी मौत हो गई, और 1748 की मौत पर बेटा भी लड़ गया और पोता भी लड़ गया। हाँ बिल्कुल, आज शाम को 6 बजे आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से 15 प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा। शांता
भैया जी इसका नाम चिंकलिज खां भी था। बहुत गजब भाई, दीपक यादव इसको कहते हैं छात्र। समझना भाई। अब दोनों लड़ गए तो भैया अंग्रेज तो बड़े चालू थे, फ्रांसीसी भी। इन्होंने बोला कि भाई ये जो नासिर जंग है इसका साथ दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने बोला कि भाई जो खिलाफत में अगर ये जीत गया नासिर जंग तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजबूत हो जाएगी। जो कर्नाटक में हैदराबाद का निजाम एक्टिव होना चाह रहा है, जिसका इंटरेस्ट आ रहा है कर्नाटक में, वो जीत जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई नासिर जंग की तरफ। और फ्रांसीसी की तरफ कौन चला गया? फ्रांसीसी किसकी तरफ गए? मुजफ्फर जंग पोते की तरफ। मैंने आपको बताया फ्रांसीसी मजबूत थे, जीत फ्रांसीसियों की ही। जीत किसकी होगी? फ्रांसीसियों की ही होगी। ठीक है। 1748 में किसकी मौत हो गई थी? निजामुल मुल्क की मौत हो गई थी। अच्छा, अब देखना ध्यान से। एक तो हैदराबाद की इस लड़ाई का फायदा उठाया हैदराबाद की गद्दी के लिए, इधर कर्नाटक की गद्दी पर संघर्ष है। कर्नाटक की गद्दी पर जो उत्तराधिकार है, कर्नाटक की गद्दी पर उत्तराधिकार के लिए कौन थे? कर्नाटक की गद्दी पर अनवरुद्दीन के खिलाफ एक इनके ही करीबी का दामाद चंदा साहिब आ गया। चंदा साहिब बोला कि कर्नाटक की गद्दी मैं तुमसे लूंगा। क्या बोलेंगे? कर्नाटक की गद्दी मैं तुमसे लूंगा। और इसमें भी चंदा साहिब का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। जीत किसकी होगी? जीत होगी फ्रांसीसियों की। अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में? बोलेंगे एक बार, कोई भी दिक्कत इस बात में? चलो भैया आगे चलें, आगे चलें भैया। एक बात बोलेंगे, मद्रास मिला इनको, और इनको क्या मिला? इनको लुई वर्ग मिला। क्या मिला इनको? लुई वर्ग मिला। यहां तक की बात में पहले के बाद में दूसरे में दो पक्ष बन गए हैदराबाद के लिए, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। नासिर जंग की हार होगी। नासिर जंग, आप लोग इतनी बात समझे, फ्रांसीसी मजबूत है यानी जीत फ्रांसीसियों की होनी है। ठीक है, आगे आएंगे। अरे बेटा अभी तुम्हें खुद ही नहीं पता किस चीज की क्लास है। कोई कह रहा 6 बजे बायोलॉजी क्लास है, कोई कह रहा 6 बजे केमिस्ट्री क्लास है। जब इतने सारे विषय क्लास है तो 6 बजे केमिस्ट्री की भी हो जाएगी, 6 बजे बायोलॉजी भी है, 6 बजे कंप्यूटर भी हो जाएगा। ठीक है, आपको देख लेना, आपकी इच्छा है, आप देख लेना, वो क्लास पड़ी रहेगी, आपको जो ज्वाइन करना हो उसको ज्वाइन कर लेना। कितने क्वेश्चन आएंगे तुम्हारी क्लास में बायोलॉजी केमिस्ट्री के? एक आध प्रश्न देखने को तुम्हें कोई मिलेगा, रिकॉर्डेड में पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ लेना उसकी। जो महत्वपूर्ण है 10 मार्क्स का, उस पर फोकस करें। और मैम से ये कहा गया था कि मैम 20 तारीख तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 21 से क्लास चलेंगी। अब भैया नहीं की होगी मैम ने तो मैं बात कर लूँगा उनसे, कितना सिलेबस बाकी है, कैसे है। क्लास तो होगी भैया 6 बजे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। 1749 में अंबर का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों के खिलाफ, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया। कर्नाटक का जो फेवर था वो किसके पक्ष में चला गया? चंदा साहिब के पक्ष में। किसके? चंदा साहिब के पक्ष में। चंदा साहिब की तरफ कौन है? आपका फ्रांसीसी। और मुजफ्फर जंग की तरफ भी कौन है? फ्रांसीसी। ये भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर साबित हुई फ्रांसीसियों के सामने। अनवर भी हारा गया, नासिर जंग भी हारा गया। कोई दिक्कत? अच्छा, इस दूसरे युद्ध का अंत हुआ पांडिचेरी की संधि से। फिर से हार हुई किसकी? आपका क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो फिर से हार गए बेचारे। हाँ जी सर जी, अनवरुद्दीन कौन थे? मनीष मिश्रा पूछ रहे हैं। बेटा अभी तुम कह रहे थे पीडीएफ से गुरुजी ऐसा कर लो, अब तुम पूछ रहे हो अनवरुद्दीन कौन थे? अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब थे। ये देख बेटा मेरे बाबू गुड्डा, यहां देख, जहां क्लास शुरू हुई थी तो पहली लाइन बताई, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? यहां तक की बात में, इतनी बात में तो पहले दो युद्धों में किसका पक्ष ज्यादा है? कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला युद्ध बहुत आसान हो गया। ठीक है, पहले युद्ध में कौन कौन भिड़े? अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़े। फ्रांसीसियों की जीत हुई तो एक्सला सेपेल की संधि हुई। और पूछा जाता है एक्सला सेपेल की संधि में अंग्रेजों को क्या मिला? मद्रास। फ्रांसीसियों ने क्या लिया? अपने हिस्से का लुई वर्ग लिया। वो बाहरी थे।
दूसरे 1749 से 54 में भी जीत किसकी हुई? फ्रांसीसियों की हुई। और फ्रांसीसियों ने जो हराया आपका, वो किसको हराया? एक तो नासिर जंग को हैदराबाद में हरवाया, और आपका दूसरा किसको? अनवरुद्दीन को, जो आपका कहाँ था? कर्नाटक का नवाब था, उसको हरवाया। वो मारा ही गया। ठीक है, अनवर के युद्ध में वो मारा गया फ्रांसीसियों से लड़ते हुए। फ्रांसीसी फ्रांसीसी फ्रांसीसी, समझ पा रहे हैं? तो अभी तक शक्ति कौन है? फ्रांसीसी। और ये जो 1754 है, ये सबसे बड़ा वर्ष आया। इस संधि से पहले ही 1753 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। अब इसके वापस बुलाने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। वापस बुला लिया गया, कहते हैं ये एक सरकारी कंपनी थी, तो इनकी जेब में तो कुछ पैसा जा नहीं रहा था, तो इनको तो बहुत बड़ा फायदा नहीं था ज़्यादा सोचने का। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, वो खुद के लिए पैसा कमाते थे, तो वो जोर लगाते थे। दूसरा, इसने क्या बोलेंगे, इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। पैसा तो खर्च होगा जब जीतेगा, तो बोलते हैं हारने वाले से ज्यादा जीतने वाले का खर्च होता है, तो खर्च तो होना था। तो उधर क्या बोलते हैं, आपका फ्रांस पर दबाव बढ़ गया कि भाई ये डुप्ले तो बहुत पैसे खर्च करता है यार। लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे थे डुप्ले की नीति को, कि जीत तो रहा है कम से कम, और आने वाला भविष्य किसका हो सकता है? डुप्ले का। लेकिन कंपनी, सरकारी कंपनी मूर्ख निकली, और कहते हैं फ्रांसीसियों की ये सबसे बड़ी भूल हुई, इस डुप्ले को वापस बुला लिया गया। बोलते हैं इसके नजदीकी लोगों ने डुप्ले के खिलाफ रिपोर्ट लिखी, कहते हैं कि अपनी मनमानी करता है, दूसरे किसी अपने नजदीकी लोगों की, बाकी अधिकारियों की नहीं सुनता। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे चलें। नेक्स्ट, तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से लेकर के 1763। ठीक है, खाकी बैच वाले इसको करेक्ट कर लेंगे, वहां 56 लिखा हुआ होगा। दरअसल में ये सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 का एक हिस्सा है। 1756 से 63 सप्तवर्षीय, 7 ईयर वॉर। क्यों भैया? तो ये बोलते हैं जहां कहीं भी राज्य था आपका किसका? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का, ये हर जगह भिड़े। और ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, 7 वर्षों तक चला। डुप्ले वापस चला गया था, और डुप्ले की जगह एक व्यक्ति आया था। लिख लेना कहीं किनारे पर, यहां लिख लो। डुप्ले की जगह कौन आया था? डुप्ले की जगह, डुप्ले को 1753 में वापस बुला लिया गया, और ये ऐतिहासिक घटना है। इसकी वजह से इतिहास बदला फ्रांसीसी कंपनी का। डुप्ले की जगह आपका क्या बोलते हैं? गोड ह्यू को बुलाया गया था। किसको? गोड ह्यू। लेकिन गोड ह्यू के कुछ बस की नहीं था। ठीक है, गोड ह्यू के कुछ बस की नहीं था। ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे। तो पेरिस की संधि हुई इस युद्ध के बाद में, और इसको कौन जीतता है? तीसरे कर्नाटक युद्ध को याद रख लेना। तीसरे कर्नाटक युद्ध को ध्यान से समझना। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध के बीच में ही हुआ एक वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास कहां पड़ता है? तमिलनाडु। कब हुआ? 22 जनवरी 1760 को। 7 साल तक लड़े हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। जगह जगह पर छोटी छोटी लड़ाइयां, छोटी छोटी झड़पें, हर जगह झड़पें होती रही। और उसी के बीच में एक हुआ आपका क्या? 22 जनवरी 1760 को क्या? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध को किसने लड़ा था? इसमें फ्रांसीसियों की तरफ से था काउंट डी लाली, गवर्नर था। लाली हार गई, लड़की नहीं है लड़का है। लाली हार गया, असफल रहा। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट सफल रहा। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट सफल रहा। और इसी समय आया था आपका क्लाइव इंडिया। क्लाइव ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, किसके लिए? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर के लिए। चलो भाई, अब एक बच्चा आया है संध्या सागर, उसने बोला सर कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री और बायो। तो अब तक जो मूर्ख कमेंट कर रहे थे उनको ये भी नहीं पता था कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। या तो वो मूर्ख है, या फिर ये संध्या सागर जी मूर्ख है। अब ये कह रही है कंप्लीट हो गया। बताओ तुम सारे बच्चों में तैयारी कर कौन रहा है, ये बताएंगे मुझे। राहुल कुमार मनोहरपुरिया जी कह रहे हैं भैया जी मजा आ गया। हाँ, मैं इतने बता रहा हूँ आपको, मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझ पाओगे। बहुत जटिल चीजें इतिहास में समझ में नहीं आती हैं, आप इनको किताबों से पढ़ोगे पागल हो जाओगे। इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का अंत हुआ भारत में। तो पूछते हैं भारत से फ्रांसीसियों का युद्ध, भारत से फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध द्वारा हुआ? वांडीवास में। और एक काउंट डी लाइली कब गवर्नर बन करके आया था? 1758 में। तीसरा युद्ध हुआ, पेरिस की संधि की गई, और पेरिस की संधि में फ्रांसीसियों को इस तरह से घेरा गया कि भैया कि फ्रांसीसी फिर कभी उठ नहीं पाए। बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे?
फ्रांसीसी फिर उठ नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं सर, कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चे कह रहे संध्या सागर फूल है, कुछ कह रहे केमिस्ट्री की 2-3 क्लास रह रही है, कुछ कह रहे सर कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी और बची है। थोड़ी और बची के ज्यादा कमेंट है, इसका मतलब थोड़ी सी और बची हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है भैया, आंगल मैसूर युद्ध, क्या बोलेंगे? आंगल मैसूर युद्ध। अब ये मैसूर नाम से जितने भी युद्ध हैं, मैसूर नाम से जितने भी युद्ध हैं, क्या बोलोगे? मैसूर नाम से जितने भी युद्ध हैं आपके, ये बोलते हैं ये सारे लड़े गए हैदर अली से। किससे? हैदर अली से। छोटी छोटी लाइन है, थोड़ा सा पेन चलाना, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत? ध्यान से देख लेना। दरअसल में एक विजयनगर साम्राज्य था, मैं आपको दक्षिण के वंश बताऊंगा। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन होगा तालीकोटा के युद्ध के बाद में। तालीकोटा के युद्ध के बाद में जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय की मतलब जो है बाद में पतन कर दिया जाएगा 2 भाइयों के द्वारा, ठीक है? नंद राय और 2 एक भाई और उनका, उन्हीं के सेनापति थे कौन? आपका हैदर अली। हैदर अली ने विजयनगर के साम्राज्य के पतन के बाद खुद को क्या बनाया? 1761 में मैसूर का सुल्तान। सुल्तान मतलब होता था उस समय कि सैनिक कमांडर ये थे, इनके सैनिक कमांडर थे, ठीक है? और उसके बाद में 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित किया। चलो अच्छा कोई नहीं, 2-3 दिन में हो जाएगा सिलेबस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। चलो 1776 इसने स्वयं को राजा घोषित किया। क्या बोलेंगे? इसने स्वयं को राजा घोषित किया। और भैया यहां इंपॉर्टेंट बात आती है क्या पर? क्या बोलते हैं? फिर अंग्रेजों की नजर गई किस पर? मैसूर पर। मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों की नजर गई और अंग्रेजों ने लड़ा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767। अंग्रेज कोई मजबूत नहीं थे, अंग्रेजों ने चालाकी की है, अंग्रेजों ने चालाकियां की हैं। आप देखिए फ्रांसीसियों ने कितनी बुरी तरह उनको मारा। क्या वो मजबूत थी? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत थी फ्रांसीसी कंपनी से? नहीं, मजबूत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ठीक है? चलो अच्छा, 1767 से 1769, यानी आप कहोगे भैया अभी ये फ्री हुए थे कहां? आपका कर्नाटक, अनवरुद्दीन हैदराबाद को तुरंत ही आ लिए मैसूर पर। हाँ जी, तुरंत ही मैसूर पर आ लिए। पहला युद्ध हुआ हैदर अली वर्सेज वेरेलस्ट। वेरेलस्ट कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो अब भारतीयों की कमी देखना आप लोग, हैदर अली के जो साथ है वो मराठे भी थे और हैदराबाद के निजाम भी थे। निजाम मार खा चुके थे, किसके हाथों? किसके हाथों निजाम मार खा चुके थे? वो देख चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ नहीं है, अभी इसने फ्रांसीसियों के खिलाफ मरवा दिया था हमें। तो इस बार इन्होंने बोला कि हैदर अली के साथ लड़ते, अपने भारत वाले के साथ में लड़ते हैं। तो भारत वाले के साथ में लड़े प्यारे बच्चे, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का था वेरेलस्ट। और जीत किनकी हुई? जीत किनकी हुई थी? हैदर अली। हैदर अली की जीत हुई। मराठे और निजाम ने उसका साथ दिया, अंग्रेजों की रेल बना दी और मद्रास की एक संधि हुई। अंग्रेजों को घेरा गया, अंग्रेजों को घेरा गया, अंग्रेजों से युद्ध का खर्चा लिया गया और भी पैसे वसूले गए, ठीक है? इतनी बात में कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ था। हैदर अली का साथ दिया मराठों और निजाम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आया? वेरेलस्ट। वो क्या हो गया था? वो हारा। इनके लिए लिखो हारा, ठीक है? और मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि कब होती थी? युद्ध खत्म होने पे जो हारता था उसी पर संधि की शर्तें थोपी जाती थी, ठीक है? क्या बात समझेंगे? अब आप कहेंगे भैया आप कह रहे थे मराठे तो कमजोर थे, लेकिन मराठे कमजोर है इसीलिए उन्होंने सोचा निजाम भी मिला लिया और हैदर अली जो एक शक्ति जिसकी उभर रही थी, तो ये शक्तिशाली के साथ गए, शक्तिशाली के साथ गए, ठीक है? अच्छा 1771 में अब देखना ध्यान से क्या हुआ। 1771 में अब वो मैसूर जीता हुआ है हैदर अली। इन्होंने सोचा यार तुम हैदर अली का साथ दे रहे, क्यों ना हैदर अली पे ही कब्जा कर लो। ये पानीपत के युद्ध के 10 वर्ष के बाद की बात है, ठीक है? 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और अंग्रेजों ने क्या? अंग्रेजों ने यहां पर देखो, अंग्रेजों से संधि हुई ना, मद्रास की संधि, अंग्रेजों ने कहा था हैदर अली बाबूजी जब कभी भी आपको जरूरत होगी हम आपका साथ देंगे।
लेकिन अंग्रेज तो मक्कार थे भैया बड़े, क्यों साथ दे रहे हैं। उन्होंने ही उकसा दिया किनको, मराठों को। बोला ये साम्राज्य तुम्हारा है, ये हिंदू राज्य तुम्हारा है, ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं यहाँ पर, आप बताएं, हैदर अली का क्या काम है। बोलेंगे भाई फटाफट से। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, बिल्कुल मानसी सिंह बहुत अच्छे गुड़िया। तो 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। 1773 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के अधीन था कौन, माहे क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जो अधीन था वो क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। आप कहेंगे भैया 1760 में तो आप बता रहे थे फ्रांसीसियों की हार हो गई, तो हार का मतलब फ्रांसीसी सारे नहीं चले गए, भारत से सारे नहीं चले गए, वो प्रभाव उनका जमा था कहां पर, कर्नाटक। अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, माहे क्षेत्र 1773 में ले लिया। और त्रिगुट संधि हुई। त्रिगुट संधि क्या होती है, त्रिगुट संधि में अंग्रेजों ने बोला अरे मराठो क्यों साथ दे रहे हो भैया इसका। उन्होंने बोला किससे, मराठों के अलावा, उन्होंने बोला अवध क्या, सॉरी किससे बोला, हैदराबाद के निजाम से। बोले भैया क्यों साथ दे रहे हो हैदर अली का। त्रिगुट संधि हो गई, किससे मिल गए, अंग्रेज, निजाम और मराठे एक साथ हो गए, एक साथ, दोनों एक साथ हो गए। तो देखेंगे ध्यान से। अच्छा, यहां पर अंग्रेजों ने प्रयास किया फिर आगे। 1780 में हैदर ने अर्काट, अर्काट क्या है, ये राजधानी थी आपकी, क्या बोलेंगे, ये राजधानी थी आपकी अर्काट, किसकी, मैसूर की। अच्छा, अर्काट पर अधिकार कर लिया और यहां था अंग्रेजों की तरफ से एक बेली, ये कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, और इसको बुरी तरह हराया, बुरी तरह हराया। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में लिख दिया। भैया यहां पर इतनी बात में, अच्छा से वापस आएंगे भैया, वापस आएंगे भैया, रियली सॉरी कुछ बात कर रहा था मैं। अच्छा, तो दूसरा आंगल मराठा युद्ध पढ़े, अभी टाइम हो गया, यहां कल से शुरू करते हैं हम। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध आपका, ठीक है, मराठा युद्ध बोल रहा था मैं, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध, जिसमें आपका मृत्यु हो जाएगी किसकी, हैदर अली की, और इसका बेटा टीपू सुल्तान आएगा, टीपू सुल्तान आएगा। ठीक है सचिन सेन जी, मैं समझ चुका हूं आपकी बात, पेट की केमिस्ट्री पूरी हो गई है लेकिन दिल्ली पुलिस की नहीं हुई है, ये अच्छा कमेंट आया है। ठीक है, तो मैं अभी क्लास का जो कुछ भी होगा डिस्कस कर लेंगे, पैरेलल क्लास तो नहीं चलनी चाहिए, फिर भी क्या कर सकते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा, आपको जैसे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी बात होगी। ओके, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।